स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, चाइनीज ट्रैवलर्स। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, प्राचीन काल में कई देशों के यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी। इनमें से कुछ राजदूत के रूप में भारत आए थे और कुछ ज्ञान की खोज में भारत आए थे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ चीनी यात्रियों से मिलवाते हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आए थे। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत में शुंग काल के बाद से ही बौद्ध धर्म अपनी चमक खोता जा रहा था, वहीं भारत से बाहर चीन, कोरिया और जापान में बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों के बौद्ध मंक्स बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के लिए भारत की यात्रा करने लगे थे। इनमें सबसे फेमस थे फाहियान, हायन-सांग और इत्सिंग, जो 5th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच भारत आए थे। इन चाइनीज ट्रैवलर्स ने अपने ट्रैवल अकाउंट्स में तत्कालीन भारत की राजनीति, समाज, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं 5th सेंचुरी में भारत आने वाले चाइनीज ट्रैवलर फाहियान से और देखते हैं कि उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत का उल्लेख किस तरह से किया है। अकाउंट्स ऑफ फाहियान। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में सन 400 से 411 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। भारत में उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े मथुरा, संकिशा, गया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनारा, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, सारनाथ, बोधगया, वाराणसी आदि शहरों की यात्रा की थी। भारत में बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करने के बाद फाहियान ताम्रलिपि बंदरगाह से श्रीलंका होते हुए चीन वापस लौट गए थे। अपने ट्रैवल अकाउंट्स में फाहियान ने भारत के बारे में बहुत से दिलचस्प पक्षों को उजागर किया है। आइए भारत की धार्मिक स्थिति के बारे में उनके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। पहला, रिलीजियस कंडीशंस। फाहियान के यात्रा विवरण से तत्कालीन भारत के धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनके अनुसार भारतीय लोग धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। फाहियान के अनुसार नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों में राजकीय हस्तक्षेप सामान्यतः नहीं किया जाता था। तत्कालीन नगरों में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन मंदिर और विहार निर्मित किए गए थे। फाहियान के यात्रा वृत्तांतों में हमें गुप्त युग में बौद्ध धर्म की प्रधानता दिखाई देती है। यहां हमें बौद्ध धर्म के प्रति फाहियान का झुकाव दिखाई देता है, क्योंकि गुप्त काल में बौद्ध धर्म के स्थान पर ब्राह्मण धर्म का राजनीतिक संरक्षण में तेजी से उदय हो रहा था। फाहियान लिखते हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता थी और राज्य की ओर से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। फाहियान के विवरण में जैन धर्म का उल्लेख नहीं है। बौद्ध धर्म की दोनों शाखाएं हीनयान और महायान उत्तरी भारत में मौजूद थीं। बौद्ध विहारों को राजा व अन्य धनी व्यक्तियों द्वारा अनुदान प्राप्त होते रहते थे। फाहियान ने बौद्धों के धार्मिक कार्यकलापों का उल्लेख किया है। फाहियान लिखते हैं कि बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा बुद्ध के फेवरेट डिसाइपल आनंद के स्तूप की पूजा की जाती थी। उन्होंने बौद्धों द्वारा बोधि सत्व की मूर्तियों के जुलूस निकालने का भी उल्लेख किया है। फाहियान ने पाटलिपुत्र में स्वयं विशाल रथ पर बुद्ध एवं बोधि सत्व की मूर्तियों का प्रदर्शन देखा था। भारत में रहने के दौरान उन्होंने यहां के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी लिखा है। आइए देखते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन। फाहियान तत्कालीन भारतीय शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय सम्राट की शासन व्यवस्था लोक कल्याणकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। स्वयं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होने के बावजूद उनका धार्मिक दृष्टिकोण उदार था। देश में चारों ओर सुख, शांति व समृद्धि थी। फाहियान ने भारत में अकाल न पड़ने का उल्लेख किया है। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद होने के चलते लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। सामान्य जनता चोर और डाकुओं के आतंक से मुक्त थी और अपराध कम होते थे। दंड व्यवस्था सरल थी। अपराधों के लिए सामान्यतः जुर्माना लगाया जाता था और प्राण दंड नहीं दिया जाता था, परंतु एक ही अपराध को बार बार करने एवं विद्रोह जैसे अपराधों में हाथ काट लिए जाते थे। फाहियान ने भारत के मध्य देश का वर्णन विस्तारपूर्वक किया है। उनके अनुसार ये ब्राह्मणों का देश था, जहां लोग सुखी एवं समृद्ध थे।
लोगों को न तो अपने घरों का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और न ही बात बात पर अधिकारी आम जनता को परेशान करते थे। वे जहां चाहे वहां जा सकते थे और रह सकते थे। फाहियान ने पाटलिपुत्र में मौर्यों द्वारा बनवाए गए महल की बहुत प्रशंसा की है। उसकी भव्यता को देखकर उन्होंने कहा था कि इसे दानवों द्वारा बनवाया गया था। फाहियान उल्लेख करते हैं कि जो लोग भूमि पर खेती करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को देना पड़ता था, जो उपज का लगभग 6वां भाग होता था। इस समय राज्य के कर्मचारियों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। फाहियान ने अपने ट्रैवल अकाउंट में भारत की इकोनॉमी और आयात निर्यात के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। आइए देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में फाहियान के क्या विचार थे। इकोनॉमिक कंडीशन। फाहियान के ट्रैवल अकाउंट से हमें भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में पता चलता है। ताम्रलिप्ति उस समय भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां से साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ व्यापार किया जाता था, जहां से जहाज श्रीलंका और इंडो चाइना की ओर आते जाते रहते थे। भारत से वापस जाते समय फाहियान ने भी इसी मार्ग को अपनाया था। फाहियान ने भारतीय जहाजों की प्रशंसा की है। भारतीय जहाजों का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि ये काफी बड़े आकार के होते थे और समुद्री तूफानों का सामना करने में सक्षम थे। इनमें छोटी छोटी बोट्स लगी होती थीं, जिन्हें इमरजेंसी में यूज किया जाता था। फाहियान ने भारतीय बाजारों के संदर्भ में लिखा है कि भारतीय लेन देन में कौड़ियों का उपयोग करते थे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि भारतीय मुद्रा प्रणाली अविकसित थी, बल्कि यह कहा जा सकता है कि कौड़ियों का उपयोग भी लेन देन में होता था। रूरल एरिया में जहां वस्तुएं बहुत सस्ती थीं, वहां लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम प्रचलित था। फाहियान ने बौद्ध धर्म की स्टडी के लिए काफी समय भारत में बिताया था। ऐसे में उन्हें भारतीय समाज को नजदीक से जानने का मौका मिला था। सोशल कंडीशन। भारत के समाज के बारे में लिखते हुए फाहियान कहते हैं कि भारत में एलीट क्लास के लोग न तो किसी जीवित प्राणी की हत्या करते थे और न ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग करते थे। समाज से बहिष्कृत अछूत और निम्न जातियों के लोग ही मांस, मदिरा का प्रयोग करते थे। फाहियान के अनुसार शूद्रों को नगरों से बाहर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। बाजारों में बूचड़ खाने तथा मदिरालय नहीं थे। फाहियान लिखते हैं कि समाज के धनी और कुलीन वर्ग के लोग मंदिर एवं विहार बनवाते थे तथा उनके मेंटेनेंस के लिए धन दान देते थे। धार्मिक लोग भिक्षुओं को भोजन और कपड़े आदि दान देते थे। फाहियान ने भारत के बारे में जो भी जानकारी दी है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे वे एक बौद्ध भिक्षु थे, अतः स्वाभाविक रूप से उन्होंने प्रत्येक वस्तु को बौद्ध धर्म के नजरिए से ही देखने की कोशिश की। शायद इसीलिए उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में कहीं भी तत्कालीन भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म का भारत में उदय हो रहा था, परंतु फाहियान ने ब्राह्मण धर्म का बहुत संक्षेप में उल्लेख किया है। फिर भी फाहियान के यात्रा वृत्तांत से हमें चंद्रगुप्त के शासनकाल में शांति, समृद्धि एवं धार्मिक सहिष्णुता आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब हम हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए हायुन सांग के नजरिए से भारत को समझने का प्रयास करते हैं। अकाउंट्स ऑफ हायुन सांग। हायुन सांग 627 सीई में चीन की तांग डायनेस्टी के शासनकाल में गोबी डेजर्ट पार करके सेंट्रल एशिया, कासगर, समरकंद, बल्ख और अफगानिस्तान होते हुए भारत आए थे। उनके भारत यात्रा वृत्तांत को सीयूकी नाम से जाना जाता है। हायुन सांग के भारत आने के दो उद्देश्य थे। एक तो वे भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों की यात्रा करना चाहते थे और दूसरा वे ओरिजिनल बुद्धिस्ट सेक्रेड बुक्स का मैंडरिन में ट्रांसलेशन करना चाहते थे। दोस्तों, यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि 6th सेंचुरी तक चीन बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र बन चुका था, जहां से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कोरिया और जापान में भी किया जा रहा था। इस समय तक चीन में लगभग सभी बौद्ध धर्म ग्रंथों का मैंडरिन में अनुवाद कर लिया गया था। चीन में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए कई चाइनीज स्कूल ऑफ थॉट खुल चुके थे। इस समय तक चीन में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इंस्टीट्यूशंस और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रभाव राजनीति और ट्रेडिशनल कन्फ्यूशियस थॉट्स पर भी पड़ने लगा था।
ऐसे में चीन के मंक्स बुद्धिस्ट टीचिंग्स को मूल रूप से जानने के लिए भारत आकर स्टडी करना चाहते थे, जिससे चाइनीज कन्फ्यूशियस विचारों के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षाओं की बेहतर व्याख्या की जा सके। इसी बैकग्राउंड में हायुन सांग ने भारत की यात्रा की थी। आइए देखते हैं हायुन सांग भारत में विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर क्या सोचते थे। रिलीजियस कंडीशन। हायुन सांग लिखते हैं कि उस समय भारत में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय थे। उन्होंने भारत में ब्राह्मणवाद को भारत का प्रमुख धर्म बताया है। उनके अनुसार भारत में सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म को बड़ी ही सहजता से लेते थे और अपने दार्शनिक रुझान के अनुरूप अपने धर्म का चुनाव करते थे। इस समय तक भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था। हालांकि हायुन सांग ने इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े शहरों की जिस कंडीशन का उल्लेख किया है, उससे यही पता चलता है कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में गिरावट आ रही थी। उन्होंने उत्तर भारत में नियमित रूप से होने वाली धार्मिक सभाओं का भी उल्लेख किया है, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते थे। सम्राट हर्ष द्वारा प्रयाग और कन्नौज में आयोजित धर्म सभाओं में हायुन सांग न सिर्फ सम्मिलित हुए थे, बल्कि उन्होंने कन्नौज में हुई धर्म सभा की अध्यक्षता भी की थी। हायुन सांग को सम्राट हर्ष के पेट्रनेज में भारतीय राजनीति को नजदीक से देखने का अवसर मिला था। आइए देखते हैं कि हर्ष के समय उत्तर भारत की राजनीति में आ रहे बदलावों का हायुन सांग किस प्रकार वर्णन करते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन। उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के शासन की प्रशंसा की है। उनके अनुसार सम्राट हर्ष प्रजा कल्याण के लिए चिंतित रहते थे। सम्राट द्वारा राज्य की आय को डेली एक्सपेंडिचर, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, स्कॉलर्स को ग्रांट और ब्राह्मणों, बौद्ध मंक्स एवं अन्य रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दान आदि में खर्च किया जाता था। उन्होंने हर्ष की सेना में 1 लाख सैनिक, 50,000 कैवलरी और 60,000 हाथियों का उल्लेख किया है। हालांकि तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए उनका यह वर्णन सही नहीं लगता है। हायुन सांग लिखते हैं कि राज्य में विद्रोह न के बराबर हुआ करते थे और अपराधों के लिए बहुत सख्त दंड नहीं दिए जाते थे। यदि कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता था तो उसे तुलनात्मक रूप से कम दंड दिया जाता था। सामान्य अपराधों के लिए व्यक्ति को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता था, जबकि गंभीर अपराध करने पर व्यक्ति को देश से निकाल दिया जाता था। सामान्य रूप से कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। हायुन सांग लिखते हैं कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान अब कन्नौज ने ले लिया था। उन्होंने भारत के कई प्राचीन नगरों को उजाड़ स्थिति में देखा था, जैसे श्रावस्ती और कपिलवस्तु बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में अपनी पहचान खो चुके थे और इनकी जगह बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा और वल्लभी का विकास हो रहा था। हायुन सांग ने भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के साथ साथ भारत की इकोनॉमिक कंडीशन की भी काफी प्रशंसा की है। आइए अब हम उनके ट्रैवल अकाउंट्स के जरिए तत्कालीन भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हायुन सांग लिखते हैं कि राज्य की आय का मेन सोर्स भू राजस्व था। राज्य द्वारा उपज का 1/6वां हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त राज्य को व्यापारियों से वसूल किए गए टोल टैक्स से भी आय होती थी। भारत की समृद्धि से हायुन सांग अत्यधिक प्रभावित थे। उनके अनुसार उच्च वर्ग के लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। सोने और चांदी दोनों के सिक्के प्रचलित थे। कौड़ियां और मोती भी मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। उन्होंने उत्तर भारत की भूमि को फर्टाइल बताया है, जहां पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता था। साल के भिन्न भिन्न समयों में विभिन्न प्रकार की सब्जियों तथा फलों की उपज ली जाती थी। लोगों का मुख्य आहार गेहूं, चीनी, घी और दूध था। कुछ अवसरों पर समाज के निम्न वर्गों द्वारा मछली, हिरन और भेड़ का मांस भी खाया जाता था। गाय तथा कुछ जंगली जानवरों का मांस पूर्णतया वर्जित था। जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता था उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हायुन सांग के ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वे भारतीय समाज को किस प्रकार देखते थे। सोशल कंडीशन। भारत की सोशल कंडीशन के बारे में हायुन सांग लिखते हैं कि जाति प्रथा ने हिंदू समाज को जकड़ रखा था।
उन्होंने भारतीय समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्गों में विभाजित बताया है। हायुनसांग लिखते हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे। भारत के लोगों की दैनिक आदतों के बारे में वे लिखते हैं कि भारत में लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। खाने से पहले वे हाथ मुंह धो लेते थे। सामान्य लोग अपने जीवन में नैतिकता का पालन करते थे। वैवाहिक संबंधों के बारे में लिखते हुए वे कहते हैं कि भारत में अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे। यहां तक कि एक ही जाति के विभिन्न वर्गों में भी विवाह सीमित थे। हायुनसांग ने भारतीयों के भोजन की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया है। वे लिखते हैं कि भारत में लोग प्याज और लहसुन बहुत कम प्रयोग करते थे। प्याज और लहसुन खाने वालों को समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। हायुनसांग ने भारत में महिलाओं की स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया है कि भारत में विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। उच्च वर्गों में पर्दा प्रथा उस समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। जैसे हायुनसांग के उपदेश सुनते समय हर्ष की बहन राज्यश्री पर्दा नहीं करती थी। समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। जैसे रानी यशोमती अपने पति प्रभाकर वर्धन के साथ ही सती हो गई थी। राज्यश्री भी सती होने ही वाली थी, जिन्हें हर्ष ने बड़ी मुश्किल से ऐसा करने से रोका था। हायुनसांग के अनुसार सामाजिक अनुशासन बौद्ध धर्म ग्रंथों के नियमों के अनुरूप थे, जिनका उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाता था। समाज के नियमों को तोड़ने वालों की निंदा की जाती थी। छोटी सी गलती के लिए व्यक्ति को मौन धारण करने के लिए मजबूर किया जाता था। बड़ी गलतियों के लिए उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। हायुनसांग भारत में शिक्षा के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि भारत में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हायुनसांग ने उल्लेख किया है कि हर्ष ने नालंदा यूनिवर्सिटी को 100 गांवों के भू राजस्व का दान दिया था। हायुनसांग के अनुसार उस समय प्रचलित लिपि को ब्राह्मी कहा जाता था। संस्कृत विद्वान वर्ग की भाषा थी। एक व्यक्ति की शिक्षा 9 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक चलती थी। हायुनसांग लिखते हैं कि भारत में कई लोग ऐसे थे जो सारा जीवन स्टडी में लगा देते थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर वाद विवाद के ढंग का भी उल्लेख किया है। फाहियान और हायुनसांग की तरह इत्सिंग भी बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आए थे। आइए अब हम इत्सिंग के नजरिए से भारत को समझने का प्रयास करते हैं। ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ इत्सिंग। चीन की तांग डायनेस्टी के बौद्ध मंक इत्सिंग ने 7th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में भारत की यात्रा की थी। वे समुद्र मार्ग द्वारा चीन से भारत आने वाले पहले यात्री थे। वे 671 से 72 सीई के आसपास भारत आए थे और 695 सीई में श्रीविजय होते हुए वापस चीन लौट गए थे। वे चीन से श्रीविजय, जिसे आज सुमात्रा आइलैंड कहा जाता है, होते हुए बंगाल के ताम्रलिप्ति पोर्ट पहुंचे थे। 7वीं सदी में श्रीविजय साम्राज्य बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। भारत आने के दौरान इत्सिंग ने वहां रुककर संस्कृत और मलय भाषाएं सीखी थीं। फाहियान और हायुनसांग की तुलना में इत्सिंग के ट्रैवल अकाउंट्स को कम महत्व दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के नियमों, सिद्धांतों, मॉनेस्ट्री रेगुलेशंस आदि को जानने पर अधिक ध्यान दिया है। हालांकि उनके भारत संबंधी विवरण से हमें उस समय के भारत के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। उन्होंने भारतीय लोगों के रहन सहन, खान पान और वेशभूषा के बारे में विस्तार से लिखा है। वे अपने यात्रा विवरणों में भारत में पाए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को उनके मूल रूप में समझना था। इसके लिए उन्होंने कई साल नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हुए बिताए थे। वे चाइनीज बुद्धिस्ट प्रैक्टिस और इंडियन बुद्धिस्ट प्रैक्टिस के अंतर को बारीकी से समझना चाहते थे। इस तरह से उन्होंने चाइनीज बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। अपने ट्रैवल अकाउंट्स में उन्होंने उस समय चीन से भारत आने वाले अन्य बौद्ध भिक्षुओं की भी जानकारी दी है। उस समय काफी सारे चाइनीज मंक्स बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में जानने समझने के लिए नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज में आते रहे थे। इत्सिंग ने उनके अनुभवों को भी अपने यात्रा विवरणों में शामिल किया है। भारत से लौटते समय वे काफी समय तक श्रीविजय में रुके रहे।
जहां उन्होंने भारत से लाए गए ग्रंथों का मैंडरिन में ट्रांसलेशन किया। कंक्लूजन। फाहियान, हायुनसांग और इत्सिंग के ट्रैवल अकाउंट से हमें तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। इन यात्रियों के भारत आने जाने से न सिर्फ भारत के चीन के साथ धार्मिक संबंध स्थापित हुए, बल्कि इन यात्रियों ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को भी प्रोत्साहित किया था। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।